नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो आज सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के संभल ले चलते हैं जो चर्चा में है, और चर्चा में इसलिए वहां पर कल से कुएं की खुदाई चल रही है। माना यह जा रहा है कि इस कुएं की खुदाई से 1978 के दंगों के अहम सबूतों को लेकर कुछ जानकारी मिल सकती है। और इस बीच एनडीटीवी की टीम वहां पर मौजूद है। हम लोगों के बीच पहुंचे, ग्राउंड पर बात की और कई लोगों जिनका उस दौरान दंगों से कनेक्शन रहा है उनसे बात की। इस दौरान लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उनके जहन में क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आखिर संभल फिर क्यों चर्चा में आ गया है, इस पर देखिए सबसे पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट। संभल फाइल्स का चैप्टर, कैसे हुआ कारोबारी का मर्डर। संभल में 1978 में हुए दंगे का चैप्टर। 47 साल बाद कुएं में कत्ल का राज। संभल फिर सुर्खियों में है। संभल में फिर खुदाई चालू हो चुकी है। संभल में एक बार फिर प्राचीन कुओं के मिलने का सिलसिला तेज हो गया है। संभल में करीब 5 दशक से बंद पड़े कुएं को जब दोबारा खोदा गया तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आने लगी है। संभल में 1978 में हुए नरसंहार पर सीएम योगी ने पिछले साल ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि उस दौरान हुए दंगों के दोषियों का हिसाब क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब संभल में आजादी के बाद हुए दंगों का पूरा चैप्टर खुल गया है। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। एक तरफ सीएम योगी का ये बयान है तो दूसरी तरफ संभल के इस कुएं से निकली सच्चाई है। एनडीटीवी की टीम संभल के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारी टीम ने यहाँ के उन तमाम लोगों से सवाल पूछे जो 1978 में हुए नरसंहार की कहानी बयां कर रहे हैं। इस वक्त हम संभल के नकाशा एरिया में मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर एक प्राचीन कुआं जो है वो मिला है। अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसके पास एक बड़ा सा पेड़ है, और इस पेड़, ये जो पेड़ है वो एक बड़ी रुकावट बन चुका है इस कुएं की खुदाई में। तकरीबन 3 से 3.5 फीट के आसपास जो है वो खुदाई की गई थी। उसके बाद इस पेड़ को काटने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। हमने जब सिटी मजिस्ट्रेट से बात की यहाँ पे, तो उनका कहना था कि जब तक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पेड़ को यहाँ से हटा नहीं लेता तब तक जो है इसकी कुएं की जो खुदाई है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं की जा सकती। अगर आप देखें तो ये जो पेड़ है ये काफी बड़ा पेड़ है, और ये पेड़ की जो शाख है और जो जड़ें हैं यहाँ से वो आगे की तरफ निकली हुई हैं, और ये तकरीबन 10 से 12 फीट की दूरी पे जो है फैली हुई है। यहाँ पर जो कुआं है उसकी खुदाई का काम शुरू किया गया। कौन थे वो जिन्होंने कंप्लेंट किया और जिनका बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई थी 1978 के राइट्स में? हमारे ताऊ थे। आपके ताऊ थे? क्या हुआ था उस वक्त? झगड़ा हो गया था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम। तो हम तो खैर पढ़ते थे, हमें नहीं पता इतनी बात है। तो हमारे ताऊ यहीं बैठे थे, तो वो ताऊ को यहाँ पे मार के इसमें कुएं में डाल दिया था। तो लाश वहीं रखी हुई थी या फिर बाद में निकाली गई थी? बाद में निकाली गई। तो वहीं संभल में बीते साल हुई हिंसा के मामले में भी पुलिस का एक्शन जारी है। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड शारिफ साठा की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। शारिफ साठा एक ऐसा भगोड़ा अपराधी है जिसके ऊपर 4 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा अभियोग हैं, वो पंजीकृत हैं। वो व्यक्ति पिछले 2020 के अंदर एक दिल्ली से पासपोर्ट बना के वो विदेश भाग गया था, दुबई चला गया था।
उसके बाद वहाँ से ही वो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर गाड़ी चोरियों के साथ साथ गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट्स हैं वो चला रहा है। 24 नवंबर 2024 को हुई अनफॉर्चुनेट हिंसा के अंदर उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें उसने अपने गुर्गे गुलाम के साथ में मिलके मुल्ला अफरोज और वारिस के साथ में वो फायरिंग का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित करवाया था। मुल्ला अफरोज जो उसका साथी है उसके ऊपर रासुका के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसके अन्य दोस्तों के खिलाफ भी की जाएगी। संभल में अब जिस कुएं की खुदाई चल रही है उसके बारे में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। 1978 में हुए दंगों का इस कुएं से भी कनेक्शन उजागर हुआ है। 1978 में कारोबारी रामशरण रस्तोगी की हत्या हुई थी। 1978 दंगे में मारे गए थे रामशरण रस्तोगी। हत्या के बाद शव कुएं में फेंकने का शक है, लिहाजा संभल पुलिस सबूतों की तलाश में जुटी हुई है। डीएमएसपी की मौजूदगी में कुएं की खुदाई कराई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जाहिर है संभल में बड़ी संख्या में पुलिस बल की हमेशा ही मौजूदगी रहती है। साथ ही संभल के चप्पे चप्पे पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। लिहाजा संभल से अभी जो भी नया सच सामने आ रहा है वो लगातार एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो से आपके सामने ला रही है। संभल से अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो संभल में ये आज का सच था जो आपने देखा, लेकिन अब मैं आपको बीते वर्ष लेकर चलती हूँ। 24 नवंबर का वक्त जब संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई। और सर्वेक्षण क्यों हुआ? क्योंकि माना यह जा रहा था कि मस्जिद हिंदू मंदिर के खंडहर के ऊपर बनी और इसे लेकर वहां भावनाओं का ज्वार ऐसा उबला कि उसके बाद वो हिंसा और उसके जख्म आज तक वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब देखिए ये मंदिर मस्जिद को लेकर एक विवाद की स्थिति संभल में पैदा हुई और उस पर खुद सरकार ने बड़े तीखे बयान दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान संभल को लेकर क्या कहा और विधानसभा में उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वहां से नींव आज की सच की पड़ती है। आइए आपको पहले उस स्टेटमेंट का ये हिस्सा और ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। संभल में हुई हिंसा के बाद पिछले साल लगभग इसी वक्त योगी ने विधानसभा में चुन चुन कर आंकड़े बताए थे। योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगों का लंबा इतिहास गिनाया था। योगी ने कहा था संभल के दंगों की शुरुआत तो 1947 से ही हो गई थी। उसके बाद 1948 में 6 लोग मारे गए। 1958 में भी दंगा हुआ, 1962 में भी हुआ। 1976 के दंगों में 5 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने बताया कि 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1980 में फिर दंगा हुआ। इसके बाद 1982, 1986, 1990, 1992 में दंगे हुए। 1996 के दंगों में फिर 2 लोग मारे गए। योगी ने 1978 के दंगों पर एक कहानी भी सुनाई थी। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी? एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं।
इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। संभल के संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं है, राम का नाम सामान्य संबोधन का हिस्सा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जितने सख्त बयान दिए उससे आपको ये समझ आ गया होगा कि वो संभल की फाइल खोलकर वहां के पीड़ितों के साथ न्याय करना चाहते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि योगी सरकार फिलहाल संभल में और क्या कर रही है, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कल्की नगरी। 423 करोड़ से मंदिरों का इस दौरान पुनर्निर्माण होगा। 68 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा। 20 से ज्यादा कुओं की खुदाई, 87 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त इस दौरान हुई है और 80 एकड़ में इंटीग्रेटेड जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। 288 करोड़ का बजट भी इसके लिए जारी किया गया है। नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ATS फील्ड यूनिट की भी स्थापना की जाएगी। तो संभल को लेकर ये पूरा प्लान है कल्की नगरी, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन देखिए, ये तो बात थी संभल की, लेकिन आइए संभल से आगे अब कुछ और खबरों की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल चुनावी हो चला है और 29 मार्च 2027 को राज्य की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हलचल SIR को लेकर है। इन सब के बीच ऑपोजिशन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें अखिलेश यादव किस तरह से ये कह रहे हैं कि देखिए ये इस रेस में कौन आगे निकलेगा बयानों में। और सारी लड़ाई अभी इसी बात की है कि आखिर SIR क्या ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे। तो बिहार में लगभग जो चैप्टर आपने देखा वही आपको दोहराता हुआ उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में दिखाई दे तो हैरान मत होइएगा। यूपी में SIR का असर, क्यों बढ़ रहा सियासी डर? SIR पर भड़के अखिलेश, किसके नाम दिया संदेश? 3 करोड़ वोटर के नाम, अखिलेश का नया पैगाम। उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया पूरी रफ्तार के साथ जारी है। चुनाव आयोग की टीम डोर टू डोर वोटर्स का वेरिफिकेशन करने में जुटी है। ऐसे में इस प्रक्रिया को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी लगातार SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। SIR के खिलाफ आज कांग्रेस की यूथ विंग ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SIR के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इधर अखिलेश यादव भी SIR के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के बहाने करोड़ों वोटर्स के नाम कटवाने की तैयारी की जा रही है। SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर सीधा जवाब दिया है।
बीजेपी ने साफ किया है कि अखिलेश यादव पूरी तरह से लोगों में डर फैलाने की साजिशों में जुटे हुए हैं, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धिकरण का काम है। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। जिस तरीके से मिथ्या आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह के हल्के आरोप, इस तरह के हल्का डेटा, 3 करोड़ लोग हटा दिए जाएंगे जी। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है आपके माध्यम से, ये डेटा उनको कहां से मिला है कि 3 करोड़ ही हटाए जाएंगे, उससे कम और ज्यादा नहीं हो सकते? तो उसको भी उनको सार्वजनिक करना चाहिए। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव के मन में भय है चुनाव हारने का, क्योंकि उनका भरोसा वैध मतदाताओं पर नहीं दिख रहा है, अवैध मतदाताओं पर वो डिपेंड रहे हैं आज तक। सत्यापन वोटर का करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग वोटर का सत्यापन कर रहा है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी बराबर चल रही है, इसके पहले भी सुनवाई हुई थी। लेकिन जिन लोगों को ये डर है कि जो घुसपैठिए हैं, खासतौर से जिन्होंने गलत तरीके से अपना वोट बनवा रखा है, उन लोगों के जब वोट काटे जाएंगे, उन्हीं का डर है और किसी का डर नहीं है। हालांकि एसआईआर के नाम पर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए की जा रही है, लिहाजा इसका विरोध करना जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कैसे एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष उत्तर प्रदेश में भी आमने सामने हैं, लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ जब लगातार ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहा है, तो इस बीच एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और वो ये कह रहे हैं कि सभी वोटर समय पर अपने फॉर्म सबमिट कराएं। हालांकि देखिए, यहाँ पर वोट चोरी का मुद्दा बिहार में भी जबरदस्त तरीके से उछला जो अभी बीता चुनाव हुआ है, लेकिन जमीन पर उसका असर कितना था वो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया। और इन सबके बीच आप देखिए, यहाँ पर गड़बड़ी दिखे तो हमें सूचित करें, कोई भी समस्या हो तो बताएं। तो एक बार फिर से वही तस्वीर उत्तर प्रदेश पे भी अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपको चरम पर जाती हुई दिखाई देगी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर दरअसल कल से चर्चा में है और उनके साथ साथ एक बच्ची भी चर्चा में है। खुशी गुप्ता इसका नाम है। आखिर क्यों ये तस्वीर वायरल है, देखिए। आओ इधर आओ, ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है, कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है, इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। योगी आदित्यनाथ जिस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे हैं वो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। खुशी कानपुर की रहने वाली है और इसके हाथों में चित्रकारी का अद्भुत हुनर है। कहानी कुछ ऐसी है कि खुशी ने बड़े जतन से पीएम मोदी और सीएम योगी का चित्र बनाया और उसे लेकर कानपुर से लखनऊ निकल पड़ी। खुशी बोल नहीं सकती है, इसीलिए किसी को ये नहीं पता कि वो लखनऊ पहुंची कैसे। हालांकि वो कागज पर अपने अलावा माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिखना जानती है। लखनऊ पहुंचने के बाद खुशी विधानसभा के बाहर बैठकर रोने लगी। तब पुलिस ने उसके माता पिता से संपर्क किया। पूरी कहानी जब सीएम योगी को पता चली तो उन्होंने पूरे परिवार को मिलने के लिए बुलाया। देखो, होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर, मैंने कराया था, कराया था सर, ऑपरेशन कराया। कान की पर्दे नहीं, उससे नहीं, एक दिमाग का होता है कहीं पे। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर, 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है, दिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। 7 में, 10 में सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। खुशी के पिता गार्ड की नौकरी करते थे जो कि छूट गई है, जबकि मां परिवार का खर्च चलाने के लिए घरों में काम करती हैं। माता पिता ने बच्ची का इलाज कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे।
हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? नहीं, मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वहीं कानीपुर के रहने वाले। आवाज दिलाओ भाई, अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। योगी आदित्यनाथ ने खुशी के पिता को आश्वासन दिया कि उनके लिए मकान का इंतजाम करा देंगे और बच्ची की परेशानी दूर करने के लिए ऑपरेशन भी कराएंगे। अभी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है। चालू हो गया ना? राशन मिलता है, सिलेंडर मेरे पास है, रहने का नहीं है बाबा जी। यही एक थोड़ा दिक्कत तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर आखिर में मुख्यमंत्री ने खुशी को उपहार के साथ विदा किया। आओ इधर आओ। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है बेटा, तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, कॉक्लियर इम्प्लांट होगा। उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ खुश रहो, ले जाओ। कहानी खत्म करने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर खुशी की बात पुलिस कैसे समझ पाई। दरअसल लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचने के बाद खुशी ने लोगों से कागज पर लिखकर पूछा कि मुख्यमंत्री जी कहां रहते हैं, जिस पर लोगों ने इशारा करके विधानसभा का रास्ता दिखाया। विधानसभा के पास गश्त कर रहे हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने खुशी को देखा तो उन्होंने खुशी की बात समझने के लिए स्पीच थेरेपी एक्सपर्ट को बुलाया। खुशी ने सीएम से मिलने के अलावा पुलिस में भर्ती होने की भी इच्छा जताई है। देखिए, वो लड़की रिकवर हो चुकी है, अपने माता पिता को सौंपी जा चुकी है। जानकारी जो हम लोग को मिली उससे पूछताछ में वो मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। संभवतः उसके मन में था कि मैं पुलिस की नौकरी करना चाहती हूँ। वो एक बहुत बढ़िया पेंटर है, उसने आकृतियाँ कई बना के उसके पास पूरा कलेक्शन था। खुशी ने लखनऊ से निकलते वक्त जय हिंद बोलने के अंदाज में पुलिस को धन्यवाद कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में फाजिल नगर का नाम बदलकर पावा नगर रखा जाएगा। पावा नगरी रखने का फैसला किया है। कुशीनगर की पावा नगरी में जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए अब इस जगह का नाम यहाँ पर आपको बदलता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई देगा। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। देश भर में इन दिनों मतदाता सूची को रिवाइज करने के लिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें भी आई हैं जहां पर BLOs यानी जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी मौत की खबरें हैं। देश में ऐसी 4 घटनाओं की जानकारी मैं आपको अब इस खबर में देने वाली हूं, लेकिन इनमें एक ऐसा मामला है जहां पर मतदाता को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ा। मिलिए राजस्थान के गंगापुर सिटी में रहने वाले जाने माने हास्य कवि गोपीनाथ से। BLO ने इन्हें मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया। जब फॉर्म नहीं आया तो मैंने BLO को ढूंढा। BLO छोटू खान नेहरू रोड पर सुनालो की धर्मशाला में मेरा भाग नंबर 41 पर वोट गिरता है, उसको ढूंढा।
तो उसने तलाश करके लिस्ट में बताया कि आप तो मरते हैं, वो लिस्ट में आप तो मर चुके। मुझे बहुत धक्का लगा, मैं वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, 35% तो मेरा हार्ट काम करता है। डॉक्टरों ने गाड़ी चलाने को मना कर रखा, पैदल पैदल घूमता हूँ। मेरे को बहुत धक्का लगा साहब, लेकिन मैंने कहा भैया किससे पूछ करके तुमने ये कहा? किसने कहा तुमको मैं मर गया हूँ? कोई इसने प्रमाण लिया होगा? बोला आपके पड़ोस में एक दुकानदार ने कहा। मैं दुकानदार से मिलवाया, दुकानदार का हम क्यों कहेंगे साहब, आपको रोज़ देखते, रोज़ हमारे आके बैठते भी हो। बिल्कुल। फिर एक दिन कहने लगा आपके घर पे गया, आपके घर वालों ने बताया। किसी का घर वाला किसी मुखिया के लिए कह देगा क्या वो मेरा बाप या मेरा घर का आदमी मर गया है, ऐसे ही कह देगा क्या? गंगापुर नहीं कह सकता, मेरे को सब जानते हैं। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने गोपीनाथ से फॉर्म 6 भरवाकर उनका नाम सूची में डाल दिया, जबकि बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहडोल के सुहागपुर में 54 साल के शिक्षक मनीराम नापित की अचानक हुई मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया है। एसआईआर अभियान में बीएलओ का काम करते हुए शाम के समय उनकी तबीयत बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन कहते हैं लगातार दबाव, देर रात तक निर्देश और फील्ड में दौड़ भाग ने उनकी जान ले ली, जबकि प्रशासन का कहना है वो घर पर ही अस्वस्थ हुए और पहले से बीमार थे। प्रेशर था काम का बहुत ज़्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे सर? एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना, यही सबमिट करना, यही सब कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया। छोटा उनका पोलिंग बूथ है, स्कूल से लगा हुआ उनका वार्ड है और काम भी उनका काफ़ी अच्छा है, लगभग 60% उन्होंने कंप्लीट किया है। शाम को 5 बजे घर पहुंचे, घर में जाके पानी आनी पिया, बैठे। 1 घंटे के बाद पता लगा उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी डेथ हुई। संभावना है हार्ट अटैक की। बालाघाट जिले में एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ की ड्यूटी निभा रही 50 साल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर की मौत से परिवार सदमे में है। उन्हें बालाघाट, बूंदी और आखिरकार नागपुर तक ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके कारण मानसिक तनाव होने लगा था और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर हम लोग उनको बालाघाट एडमिट किया। बालाघाट से फिर हमको गोंदिया रेफर कर दी और फिर गोंदिया के बाद में नागपुर रेफर कर दी। तो हमको नागपुर में फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को मतलब डेड घोषित कर दिया गया। इतना जो वर्क है एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मतलब उनका खुद ही उनके विभाग का बहुत सारा वर्क रहता है और फिर से ये बीएलओ का वर्क, तो हुई मानसिक तनाव और इसके कारण मेरी मम्मी की आज मृत्यु हुई है। 20 नवंबर की रात मंडीदीप में बीएलओ रमाकांत पांडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वॉशरूम में गिर पड़े। रात में 8 साढ़े 8 बजे उनको क्या बीएलओ में काम पे लगाया हुआ था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, 5-6 दिन से सोए भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उनकी मीटिंग चल रही थी एसडीएम साहब के साथ और कई लोगों के साथ भी। मीटिंग में उनको टारगेट दिया गया, मीटिंग से वो उठे और उठने के बाद वो थोड़ा टहले और एकदम से गिर गए किचन में और फिर उनको वही अटैक आ गया। उसी समय उनके शरीर में बिल्कुल वो नहीं था। हम कई जगह हम गए भी, लेकिन वो सब हर जगह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान 10 दिन में 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कई हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और अन्य गंभीर बीमारियों के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। कर्मचारी संघ की मांग है कि इन्हें मुआवजा मिले। इस कार्य में करते करते किन्हीं कारणों से या उनके दबाव के कारण जो इन लोगों की मृत्यु हो रही है, इन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत ही 10 अप्रैल 2019 को जो आदेश हुआ था उसके तहत 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएं और जो घायल हुए हैं या जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको सरकारी स्तर पर इलाज दिया जाए। इसको लेकर हमने जो पत्र लिखा है उस पर शीघ्र कार्रवाई हो, इसके आदेश हो ताकि पीड़ित परिवारों को लाभ मिले। एसआईआर को लेकर एक तथ्य यह है कि ये महीने भर का अभियान है और एक बीएलओ को औसतन 8 से 9 परिवारों से मिलना होता है जो उनके काम के दायरे में ही आता है। लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि कई बूथ लेवल अफसरों की मौत हो चुकी है और उनके परिजनों का कहना है कि लगातार आने वाले फ़ोन कॉल, सर्वर हैंग होने जैसी समस्याएं और टारगेट पूरा करने का दबाव उन्हें मानसिक अवसाद में ला रहा है। ऐसे में ड्यूटी का तथ्य अलग है और मौत की मानवीय संवेदनाएं अलग, और इन दोनों को संवेदनशीलता के साथ देखे जाने की ज़रूरत है। यूपी के फतेहपुर से भी ऐसी खबर आई है। कहा जा रहा है कि एसआईआर ड्यूटी में लगे लेखपाल ने शादी से 1 दिन पहले आत्महत्या कर ली। सुधीर कुमार की बहन ने आरोप लगाया कि भाई की शादी 26 नवंबर को थी। शादी के लिए भाई ने छुट्टी मांगी, लेकिन उसे एसआईआर के काम से छुट्टी नहीं मिली। किस चीज़ का प्रेशर बताते हैं? कहीं फोन बातचीत होती रही होगी?
काम का, ड्यूटी का। कैसे सूचना मिली कि आज उन्होंने फांसी लगा ली? किसको द्वारा जानकारी हुई? मुझे तो पापा को फोन आया तो फिर सब लोग बताए, बाकी उन्होंने नहीं बताया। अंतिम बार कब बात किए थे आपसे वो? एक हफ्ता, अभी 2-3 दिन पहले किया था। प्रशासन के लोग यह कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि मौत की वजह क्या है पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जिनकी मौत हो रही है वो SIR के ही काम से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। खबर के लिए आपको मुंबई लेकर चलती हूँ, जहां पर बीते दिनों धर्मेंद्र साहब का निधन हुआ। आज बांद्रा में होटल ताज लैंड्स एंड में उनकी प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है और बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं जो इस दौरान वहां पर पहुंची हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आपको हम वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि ये बाहर का हिस्सा जहां पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए अपने वक्त को यहाँ पर वे हस्तियाँ याद कर रही हैं।